Hello guys and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and you guys are safe. So in this video, a good friend of mine, Gaurav Verma, has recently visited to my place. So I thought why not to take interviews of him which might be informational for you guys. So in this video, we would be covering the preparation strategy and he would be sharing his personal journey with you guys. And I would be making another detailed video on the strategy for prelims, main and interview separately. So if you like this video, please watch this video till the end and please do considering sharing, subscribing and liking to my channel. So let's get started. So hello guys, my name is Akash and today we have with us Gaurav Verma who had secured ESC AR1 in 2020. So he don't need any introduction, but as a formal part of an interview, let's begin with his introduction. थैंक यू वेरी मच फॉर योर वार्म वेलकम। हेलो गाइस, मेरा नाम गौरव कुमार वर्मा है और मैं कासगंज यूपी का रहने वाला हूँ। मैंने अपना बीटेक आईआईटी बीएचयू बनारस से सिविल इंजीनियरिंग में 2019 में पास किया है और मैंने यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाने वाली इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 में AIR1 हासिल की है। गौरव, मतलब अपने फैमिली बैकग्राउंड कैसा था आपका, ये बताइए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर फार्मर हैं और मेरी माँ एक हाउस मेकर है और मेरा एक छोटा भाई है जो सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहा है और बस। और मतलब आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी, मतलब आप ओवर अचीवर थे, मतलब आपकी स्कूल में आपकी रैंकर थे, आपकी कैसे था आपका स्कूल लाइफ? अगर मैं स्कूल लाइफ की बात करता हूँ तो मैं जो मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है वो यूपी बोर्ड से कंप्लीट हुई है और मेरे होम टाउन से मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट की है। तो अगर सेकंड थर्ड क्लास की बात करता हूँ तो मैं सेकंड थर्ड क्लास में भी मैं टॉपर था। टॉप 3 में तो आता था ज़्यादातर, लेकिन वो टॉप 3 बॉटम से होता था, इफ़ यू डोंट माइंड। फिर फिफ्थ क्लास तक होते होते मैं थोड़ा एवरेज स्टूडेंट हो गया और 6 क्लास के बाद धीरे धीरे 8 9 10th क्लास में थोड़ा मैं टॉपर्स के अंदर आने लगा। 10th बोर्ड में मैंने अपना स्कूल टॉप किया, अपना बोर्ड में मेरी रैंक आई, कुछ डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। 12th क्लास में भी सेम रहा। 12th क्लास में भी मैंने यूपी बोर्ड में स्टेट में रैंक थोड़ा सिक्योर किया और इसी तरीके से स्कूल लाइफ तो ख़त्म हो गया। गौरव, आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए थोड़ा। तो सबसे पहले तो मैंने सोच रखा था कि मुझे बीटेक करनी है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से ही करनी है, ये भी मेरा श्योर था। तो मैं कोटा गया 1 साल कोचिंग करने। फिर वहाँ से मैंने अपना आईआईटी क्रैक किया। आईआईटी क्रैक करने के बाद मुझे आईआईटी बीएचयू में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में ग्रेजुएशन करने का मौका मिला। तो ग्रेजुएशन 4 साल की ग्रेजुएशन थी, तो जैसी ग्रेजुएशन होती है वैसी चलती रही। अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो फर्स्ट ईयर तो फ्री का नेट मिला था तो मूवीज़ देखने में चला गया और पॉइंटर भी थोड़े ठीक ठाक बन जाते थे। थोड़ा वन नाइट स्टडी करने के बाद, जैसे कि कल एग्ज़ाम है तो आज पढ़ लिए, थोड़ा दोस्त को पढ़ लिए, दोस्त से पढ़ लिए, दोस्त को पढ़ा दिए, तो पॉइंटर वगैरह तो बन जाते थे। ठीक था, बस कुछ ज़्यादा कुछ ये इच्छा नहीं थी कि टॉप करना है। बस अगर थोड़े बहुत नंबर आ जाए, पास होते ना, बैग ना लगे किसी में, बस इतना सा ख्वाब था हमारा, जो कि हमने 4th ईयर तक अपना कंटिन्यू रखा। इसमें कोई हमने स्लो या फिर हमने कभी फास्ट होने का कोशिश नहीं किया। हाँ, 4th ईयर तक आते आते थोड़ा और स्लो हो गए क्योंकि हमारा पॉइंटर था वो धीरे धीरे गिरता ही गया। तो ऐसे कॉलेज लाइफ थी जो नॉर्मल स्टूडेंट की रहती है। तो टॉप पर होने से हमको कोई मतलब नहीं था उधर। एक कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए 4 साल दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ मज़े करना, घूमना फिरना, बस टाइम स्पेंड करना, बस यही सब था कॉलेज में। तो और आपने मतलब ईएससी को अपना गोल कब बना लिया, क्या मतलब आपको यही करियर में आपको ईएससी के तरफ जाना है, इंक्लिनेशन आपका कब ग्रो हुआ ईएससी की तरफ? ईएससी की तरफ इंक्लिनेशन के बारे में अगर मैं कहूँ तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मुझे स्टार्टिंग से ये गैजेटेड ऑफिसर की जो पोस्ट होती थी वो फैसिनेटेड लगती थी। तो मैंने डिसाइड किया मैं एक गैजेटेड ऑफिसर बनने का ट्राई करूँगा। तो उसके लिए फिर 2 ही ऑप्शन थे ज़्यादातर। एक ही ऑप्शन हमको तो बताया जाता है, हम ज़्यादा एक हाई बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, तो जो जिस मेरे एरिया में जिधर रहता हूँ तो वहाँ एक आईएएस एक मैन रहता है और एक पीसीएस रहता है। उसके अलावा कोई तीसरा करियर ऑप्शन होता नहीं है गैजेटेड ऑफिसर के लिए।
तो मेरे एक भैया हैं, कज़िन ब्रदर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने बीटेक किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे आईएएस के बारे में थोड़ा गाइड किया कि ऐसे होता है, इसमें टेक्निकल पार्ट ज़्यादा होता है। और टेक्निकल पार्ट होने के बाद इसमें थोड़ा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो जनरल स्टडी वाले सब्जेक्ट होते हैं, इनका ज़्यादा रोल नहीं करता है। तो मेरा इंक्लिनेशन तब से इधर की तरफ रहा, और सिविल में नंबर ऑफ सीट सबसे ज़्यादा होती थी, और सिविल में थोड़ा इंटरेस्ट भी था। इसीलिए मैंने 12th या 11th क्लास की बात है, 12th क्लास की बात रही होगी, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले बीटेक करने के बाद सिविल से, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज में अपीयर होने का ट्राई करूँगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक करने का ट्राई करूँगा। आपने ईएससी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? ईएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने पहले तो 3 साल तक बीटेक में मैंने जो क्लास में पढ़ाया जाता था, बस उसी के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत देखते रहते थे। ऐसा भी कुछ नहीं था कि उसको एकदम घोट के पीना है कि याद रखना है इसको, ऐसा कुछ नहीं। और जो क्लास में चल रहा है, एग्जाम देने से एक नाइट जो पहले जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ लो, और देखते रहो कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, उसका नाम तो याद रहे एटलीस्ट, हाँ ये चीज़ हमने कभी पढ़ी थी कि ये टर्म जो है वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो इतना बस ध्यान रखने वाली ज़रूरत थी। बाकी मैंने जो एक्चुअल प्रिपरेशन है वो ईएससी की, वो मैंने थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद समर ब्रेक्स में मैंने स्टार्ट की थी। तो मैं वहाँ पे लगभग 3-4 महीने मैंने प्रिपरेशन अपनी की, और 3-4 महीने की प्रिपरेशन में मेनली मैंने जो काम किया वो जो मेन सब्जेक्ट्स थे उनके अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए थे, और थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने ले लिया था कि हाँ क्या सिलेबस क्या है और कैसे कैसे एरिया से पूछा जाता है। तो मैंने 3-4 महीने प्रिपरेशन किया, उसके बाद ईएससी 2019 का नोटिफिकेशन आया, और नोटिफिकेशन आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी एज नहीं हो रही है, मैं 21 साल का नहीं हो पा रहा हूँ। तो इसकी वजह से मैंने अपनी तैयारी को डंप कर दिया, अपनी तैयारी छोड़ दी, और उसके बाद जो पहले के 3 साल जैसे चल रहा था वैसे ही अगली 1 साल और चलने दिया मैंने। उसके बाद फाइनली मैं मई में मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, और दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मैंने वहाँ पे अपना प्रिपरेशन पूरे माइंड के साथ वहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मेरा एम ये था कि जैसे कि मेरा जो एग्ज़ाम होता था वो ऑलमोस्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में होता था, तो मेरा एम था कि मैं नवंबर ख़त्म होते होते मैं अपना सिलेबस पूरा ख़त्म कर लूँ, और सिलेबस ख़त्म करने के बाद 1 महीना जो लास्ट का है उसमें रिवीजन और मॉक टेस्ट वगैरह चलते रहे। तो इसमें मेरा तो जो पहले से नोट्स बनाए हुए थे, जो मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जितना भी कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े रिवाइज किए थे, जो भी याद याद थे, वहाँ से थोड़ा मदद हुआ। और फिर प्रिपरेशन करने के लिए जो नोट्स अवेलेबल थे मार्केट में और जो मैंने खुद से बनाए थे, उन्हीं की हेल्प लेते हुए, प्रीवियस ईयर और जो सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं उनको हेल्प लेते हुए, मैंने अपनी प्रिपरेशन को लगभग ऑलमोस्ट नवंबर एंड तक मैंने इसको फिनिश कर लिया था। प्रिपरेशन के साथ साथ ऐसा था कि शॉर्ट नोट्स बनाना, साथ में पीछे का थोड़ा रिवाइज करते जाना, हमेशा टच में रहना, जो चीज़ अभी या क्लासरूम में जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा सा पढ़ते रहना, उसको नहीं डिले करना, बस ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन के टाइम पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मतलब आपकी इस ड्यूरेशन ऑफ स्टडी में मतलब आपको कोई कोई एंजाइटी हुई या मतलब आपको कभी प्रेशर आया, सो आपने इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया? और कोई साइकोलॉजिकल मतलब प्रेशर आया होगा तो आपने उसको भी कैसे ओवरकम किया, तो इसके बारे में मुझे बताइए। प्रेशर और एंजाइटी, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपकी प्रिपरेशन का ही एक पार्ट है। तो जैसे कि आप सबसे पहले आप अपनी कॉलेज लाइफ से जब अपनी प्रिपरेशन के लिए मूव आउट करते हो, तो हॉस्टल लाइफ में जो होता है वो हम केयरलेस होते हैं, वहाँ पे हमारे केयर टेकर्स होते हैं, वो हमारे सारी ज़रूरतों को ध्यान रखने के लिए लोग होते हैं। लेकिन जब आप किसी नई जगह पे मूव आउट करते हो तो वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक तो आपको पढ़ाई भी करनी होती है और साथ में आपको बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाने की वजह से एंजाइटी, टेंशन होना ये नॉर्मल बात है। स्टार्टिंग में अगर आप कहीं नया रूम लेते हो या फिर कहीं नई जगह शिफ्ट होते हो तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप जब कहीं जाएंगे तो आपको टेंशन रहेगा कौन से एरिया में लेना है, कैसा रूम लेना है, किसके साथ रूम लेना है, अकेले रूम लेना है, सिंगल सीटर लेना है, मैस का खाना खाना है, कहाँ से खाना है, कैसे क्या करना है, तो बहुत सारी टेंशन रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप पहुंच जाते हो, आप धीरे धीरे आप चीज़ों को होने दो। एक एक स्टेप, 2 स्टेप पहले आप पहुंचो, मतलब रूम देखना है, आप प्रिपरेशन करने आप कहीं जा रहे हो तो आप रूम तलाशो। उसके बाद धीरे धीरे अपना जो प्रोसेस है उसको प्रिपरेशन का ही एक पार्ट समझिए। ये सारी जो एंजाइटी और टेंशन जो है
उसको अपनी प्रिपरेशन का एक पार्ट समझ के आप उसको कंटिन्यू करो, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी लाइफ में डिफिकल्टीज क्रिएट करनी है या फिर डिमोटिवेटिंग फील नहीं होगा उस चीज़ों से। हाँ, सो एक ये था कि मतलब आप ब्रेक्स कैसे लेते थे अपने स्टडी ड्यूरेशन टाइम ऑफ में, और वो उन ब्रेक्स में आप क्या करते थे? ब्रेक्स मेरा लेने का तरीका थोड़ा अलग था कि मेरा जो ब्रेक का पीरियड पीरियड होता था वो लगभग 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में होता था, लेकिन वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता था। तो मैं सबसे पहले क्या किया करता था कि जैसे मैं कोई अभी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मैं डिसाइड कर लेता था कि मुझे ब्रेक लेना है, कि ये इतना इतना पढ़ने के बाद या इतना इतना कवर करने के बाद मुझे ब्रेक लेना है। तो वो चाहे 1 घंटे में कवर हो जाए, चाहे आधा घंटे में कवर हो जाए, चाहे 1.5 घंटा लग जाए, चाहे 2 घंटा लग जाए, चाहे 2.5 घंटा लग जाए। तो मेरा टाइम बाउंडेड ब्रेक्स नहीं होते थे, मेरा मतलब जितना मेरा टारगेट बाउंडेड ब्रेक्स होते थे। तो अगर मेरा ये टारगेट हो जाएगा कंप्लीट तब मैं ब्रेक लूंगा, चाहे उसको टारगेट कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाए। और वो टारगेट ऐसा होता था जो लगभग मेरा एक से लेकर 1.5 घंटे में या 2 घंटे में मेरा कंप्लीट हो जाता था, उसी के हिसाब से टारगेट लेता था। और धीरे धीरे जैसे मेरी प्रिपरेशन अच्छी होती गई तो मैं अपने आप पे थोड़ा प्रेशर देने लगा, जो 2 घंटे या 2.5 घंटे में होना चाहिए उसको मैं लेने लगा, क्योंकि इंसान को 1.5 घंटे में ब्रेक चाहिए होता है। लगभग एक नॉर्मल इंसान अगर प्रिपरेशन कर रहा है उसको 1.5 घंटे में ब्रेक चाहिए होता है। तो मैं 1.5 घंटे ब्रेक के चक्कर में 2.5 घंटे वाली चीज़ थी ना, उसको मैं 1.5 घंटे में कवर करने की कोशिश किया करता था। तो इससे मेरी थोड़ी इफिशियंसी और कैलकुलेशन इन सब चीज़ों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, तो ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए थोड़ी काम कर रही थी। मतलब आपको क्या लगता है, मतलब कि अब आप कोई टॉपर को फॉलो कर रहे हैं तो मतलब आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, या आपको कैसे, मतलब उसको अगर कर कर भी रहे हो आप तो फॉलो तो कैसे करना चाहिए? मैं अगर बात करूं अगर इन सब चीज़ों के टॉपर्स के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि टॉपर्स का वीडियो देखने से आप मोटिवेटेड जरूर हो सकते हो, लेकिन अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है या फिर आपको किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है तो आपको अपनी स्ट्रेटजी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से करनी पड़ेगी। मैं जो ई एस सी 2019 का टॉपर था, मैं केवल उसका नाम जानता था, और मैं ई एस सी उससे पहले कौन टॉपर है कौन नहीं है मुझे किसी किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो बस मुझे इतना पता था कि इतने मार्क्स लाने पे सिलेक्शन हो जाता है। इतने मार्क्स जो होते हैं कि अगर प्री में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छे मार्क्स हैं, मेंस में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छे मार्क्स हैं, इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स इतने होते हैं, मिनिमम मार्क्स इतने होते हैं। मुझे इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स का से ज़्यादा फर्क पड़ता था, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा क्यों पड़ता था। लेकिन बस मेरा इतना टारगेट था कि मेंस में इतने मार्क्स अच्छे हैं, प्री में इतने मार्क्स अच्छे हैं और इंटरव्यू में इतने मार्क्स अच्छे हैं। बाकी मेरा किसी टॉपर से लेना देना नहीं था, क्या मैं टॉपर्स की स्ट्रेटजी, और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता कि आपको किसी टॉपर की स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी स्ट्रेटजी अगर खुद बनाएगा तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जानता है कि आपको, जैसे कि मुझे कोई सब्जेक्ट पसंद है, आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है, मुझे वो सब्जेक्ट पसंद है, तो मैं उसको, हो सकता है कि मैं एग्ज़ाम से पहले मैं उसको केवल 2 बार रिवाइज करूँ, या फिर मैं कोई उसमें अलग से मैं उसको शेड्यूल कर रहा हूँ, टाइमिंग रिवीजन का शेड्यूल टाइम शेड्यूल कर रहा हूँ, जैसे रिवीजन का टाइमिंग शेड्यूल कर रहा हूँ, तो मैं शायद उसको रिवीजन का टाइम ही ना दूँ, क्योंकि वो मेरा स्ट्रांग है। आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी आपको अपने हिसाब से बनाना है। मैं सोम के लिए मैं अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता हूँ, क्योंकि अगर मेरा मान लीजिए सोम अच्छा है, या फिर मैं और बाकी चीज़ों के लिए नोट्स, या मैं कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसका वेटेज इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है। तो ऐसे ही आपको खुद की स्ट्रेटजी खुद से डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ को मुझे कैसे अपने मतलब जो मार्क्स है या रिजल्ट है उसमें कैसे मेरे को मतलब शो करना है, या फिर अपने वीकनेसेस को कैसे ओवरकम करना है। तो वो चीज़ें आपको खुद से, आपको इंट्रोस्पेक्ट करके आपको देखना पड़ेगा। आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको जैसे कि कुछ कुछ पॉइंट्स अगर मिलते हैं, जैसे मैंने अगर कोई स्पेशल बात बताई, मैंने तैयारी करने का कोई अलग तरीका बताया, या शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बताया, तो वो चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो किसी टॉपर ने फॉलो किया है, या जो जो टॉपर का शेड्यूल था, या जो टॉपर की स्ट्रेटजी थी, उसको आप फॉलो करके आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो आपको खुद की स्ट्रेटजी खुद से बनानी चाहिए, किसी टॉपर की स्ट्रेटजी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मतलब ये कोविड की वजह से आपकी प्रिपरेशन पे कोई अफेक्ट हुआ, या उसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपके आए हैं उसमें? कोविड से सबकी लाइफ अफेक्टेड रही। मुझे भी बीच में कोविड हुआ था,
और जब प्री के बाद जब मेंस का जब टाइम आया था, तो मेंस पहले तो जून में होने वाला था। उसके बाद कोविड जब सिचुएशन ख़राब होने लगी तो मैं अपने घर पे शिफ्ट हो गया। और घर पे मेरी पढ़ाई एकदम नहीं होती थी। घर पे मेरी किताबें ऐसे ही पड़ी रहती थी, मतलब जैसी आई थी वैसी रखी हुई थी, मैं उनको पढ़ता भी नहीं था, ये भी नहीं करता था। तो मुझे लगा कि नहीं, अब धीरे धीरे एक बार डेट शिफ्ट हुई, दो बार डेट शिफ्ट हुई, तो एक बार को डेट शिफ्ट डेट एक कांस्टेंट डेट नहीं मिल पा रही थी, तो एक एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था कि हाँ कि इस डेट को एग्ज़ाम है तो मेरे को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो फाइनली मुझे लगा कि जब अगस्त में डेट आई थी तो क्या अब हो जाएगा, तो वहाँ पे भी स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद जब अक्टूबर में डेट आई तो मैं उसके अलावा 40 दिन पहले मैं दिल्ली वापस गया, तो वहाँ पे मैंने दोबारा से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी। तो इफेक्टेड हुआ, बहुत सारा इफेक्टेड हुआ मेंटली थोड़ा सा। अभी भी ये उसी का इफेक्ट चल रहा है कि अभी भी उसका जो मेडिकल है या फिर जो ज्वाइनिंग है वो काफ़ी लेट हो रही है। तो कोविड का इफेक्ट तो हुआ है, काफ़ी इफेक्ट रहा है। आपको क्या लगता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी करना चाहिए कि मतलब कोचिंग लगाना चाहिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर बात किया जाए तो आपको जो जो मेन वेटेज रहता है वो सेल्फ स्टडी का ही रहता है। आपको केवल जो कोचिंग वाले कोई भी हो सकता है, वो 20%, मेरे हिसाब से 20% आपको गाइडेंस होता है और 80% आपकी सेल्फ स्टडी होता है। तो कोचिंग अगर आप करते हो तो वो 20% आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अभी यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे फ्री जहाँ पे हमको एजुकेशनल मटेरियल मिल जाता है, वहाँ से आप आराम से उसका गाइडेंस ले सकते हो कि आपको कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है, किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को नहीं पढ़ना है। तो बाकी का जो सिलेक्शन होता है वो 80% आपको खुद से देना होता है। मतलब खुद से पढ़ोगे आप तभी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्पीट कर सकते हो। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ होती है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं चाहे कोचिंग कर रहे हैं, तो उसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है टेस्ट सीरीज। अगर आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं चाहे आपने कोचिंग किसी को ज्वाइन किया हुआ है, तो आपका जो टेस्ट सीरीज आपको हमेशा लेना है। टेस्ट सीरीज आपको, मॉक टेस्ट आपको हमेशा देना है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट किधर है, आपको कहाँ इम्प्रूव करना है या फिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप अपने आप को चेक रखते हैं कि जैसे कि मैं अगर 1000 बच्चों ने टेस्ट दिया तो उसमें टॉप 50 के अंदर आ रहा हूँ, तो आप टारगेट सेट कर सकते हैं कि अगर मैं अगला एग्जाम दूंगा तो उसमें मुझे टॉप 20 या टॉप 30 या टॉप 40 के अंदर आना है, या टॉप 100 के अंदर आना है, टॉप 50 के अंदर आना है, टॉप 200 के अंदर आना है, टॉप 100 के अंदर लाना है। तो इस तरीके से आप टारगेट सेट कर सकते हैं और आपको पता चलता रहेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जो हमारे साथ में जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो आप सेल्फ स्टडी मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि कोचिंग किसी इंसान को करेगा तभी उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन गाइडेंस के लिए आपको कहीं ना कहीं से आपको देना पड़ेगा, चाहे आपको कोई दोस्त हो जो जिसने क्रैक किया हो या कोई सीनियर हो, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो आपको बस एक पाथ चाहिए कि हमको इस पाथ पे चल के ये हमको सक्सेस मिलने वाला है। तो वो पाथ आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोचिंग से ले सकते हैं, फ्रेंड से ले सकते हैं, सीनियर से ले सकते हैं, या किसी ने सक्सेस मिल चुकी है उससे ले सकते हैं। और उसके बाद आपका जो 80% है वो आपका सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है। वो आपको खुद से मेहनत करनी है, आपको खुद को इम्प्रूव करना है, आपको खुद की गलतियां सुधारनी है। तो वो इस चीज में आपकी टेस्ट सीरीज, इस चीज में आपका जो कोचिंग है वो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जो टेस्ट सीरीज होती है, जो मॉक टेस्ट होती है, वो इम्पोर्टेंट है। आप कुछ लें, कोचिंग लें या ना लें, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको लेनी ही लेनी है। तो अब जैसे हमें पता है कि मतलब ये सी जो है ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ पीरियड के लिए आपको पढ़ाई करना होता है, तो कभी आपका आप डिमोटिवेट होते हो, तो उस टाइम पे आप मोटिवेट होने के लिए आप क्या करते थे? जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जैसे कि आपने आज से स्टार्ट किया, 6 महीने बाद एग्ज़ाम है तो 6 महीने तक आपका मोटिवेशन का ही फेस चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। आप जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो आपका, जो मेरे साथ था वो हर 2 वीक में होता था। हर 2 वीक में मैं डिमोटिवेट होता था और हर 2 वीक के बाद मेरे को पढ़ने का एकदम मन नहीं करता था, कुछ नहीं करने का, क्लास करने का, कुछ पढ़ने का नहीं, कुछ रिवाइज करने का कोई मन नहीं करता था। तो मैंने इसको एक दो महीना एक डेढ़ महीना लगा मुझे इस चीज़ को करने में। तो मैंने इसको एज अ प्रिपरेशन का फेज ही मैंने इसको ले लिया। जैसे कि आपको अगर 10 दिन के बाद अगर आपको डिमोटिवेशन हो रहा है तो आप उसको 1 दिन का या 2 दिन का आप इसमें ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक लेके आपको जो आपकी हॉबी हो उसको तो आप थोड़ा परस्यू कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, और या फिर आप कहीं घूम सकते हैं आसपास, दोस्तों के पास जा सकते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हैं, या आप अपने घर घूम के आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो 1 दिन का बस ये है कि आप उसको डिमोटिवेशन न लेके उसको आप ब्रेक की तरह यूज कर सकते हैं
कि आपको 2 दिन का वैकेशन मिला है, आपको 2 दिन में आपको अपना मूड को रिबूट करना है या रिफ्रेश करना है। तो इस तरीके से अगर आप उसको लेके चलोगे तो, और अगर आप पैशनेट हो अपने गोल की तरफ, अगर आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, तो ये फेज, जैसे कि मैं था, मैंने कभी किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया कि मुझे ये ऐसे करना है। जो भी किया मैंने खुद से किया, मैंने खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होके किया। तो अगर आप पैशनेट हैं अपने गोल की तरफ, तो ये जो फेज है ना आपका, जो डिमोटिवेशन वाला, 2 दिन बाद आपको क्या होगा कि गिल्ट आने लगेगा, अंदर से गिल्ट होने लगेगा 2 दिन के बाद कि नहीं यार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होने के बाद मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप जब वेकेशन पे होंगे ना, या कहीं घूम रहे होंगे या घर वालों से बात करेंगे, तो आपको अपने आप फीलिंग आने लगेगा कि नहीं मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं अपने आप को चीट कर रहा हूँ। तो आप खुद से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो डिमोटिवेशन है वो फेज भी चला जाएगा, और आपका जो इफिशियंसी होगा ना, वो टाइम की जो इफिशियंसी होती है, मेरी उस टाइम की इफिशियंसी, ब्रेक के बाद की जो इफिशियंसी होती थी, वो सबसे ज़्यादा होती थी। क्योंकि मुझे अंदर से गिल्ट होता था, गिल्ट को ओवरकम करने के लिए मैं ज़्यादा पढ़ने की कोशिश किया करता था, ताकि मैं जो 2 दिन का गैप हुआ है उसको भी थोड़ा कवर कर लूँ, और थोड़ा सा और मैं एफर्ट डालने की कोशिश करता था। तो मेरा जो वो फेज होता था ना, वो सबसे एफिशिएंट फेज होता था। तो ऐसे बीच बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं, आपको लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो फिर दोस्तों से बात करो, दोस्तों से चिट चैट करो, कार्ड्स खेलो या मूवीज देखो, या फिर कुछ भी करो, जैसे भी करना है। मेरा तो ये था कि जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, दिल्ली में रहता था, तो रात में मैं निकल जाता था। दिल्ली में यूलू बाइक्स चलती हैं, तो यूलू बाइक्स को बुक करके मैं और मेरा दोस्त घूमते रहते थे पूरे दिल्ली में, इधर उधर। तो इस टाइप से था, तो माइंड फ्रेश हो जाए, माइंड रिबूट हो जाता था। तो पढ़ने में बाद में पढ़ने में आसानी रहती थी। आप अपनी ऐसी क्वालिटी बताइए जो मतलब आप बाकी लोग भी आप में देखते थे, या बाकी लोग आपको क्वालिटीज के लिए वो कॉम्प्लीमेंट भी देते थे। मेरे जो मेरे अंदर एक क्वालिटी है, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि मैं पैशनेट हूँ अपने गोल को लेके। जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं अचीव कर लेता हूँ। तो और बाकी उस चीज़ के अलावा मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने ईएससी का एग्ज़ाम दिया, तो ईएससी मेरा 5 जनवरी 2020 को ईएससी का एग्ज़ाम था। उसके बाद फरवरी में मेरा गेट का एग्ज़ाम था। तो ईएससी मुझे देना था अच्छे से, तो ईएससी मैंने दिया, अपने फुल फ्लो के साथ मैंने दिया। उसके बाद गेट मुझे नहीं देना था, तो गेट से लगभग 1 महीने का या 35 दिन का जो गैप था, उसमें मैंने लगभग 25 दिन तो मैंने ऐसे ही, एक चेक वेबसाइट है उसमें मैंने क्वेश्चन बनाए, और एकदम वेस्ट किए। लास्ट के मैं 8-10 दिन मैंने थोड़ा मॉक टेस्ट दिए गेट के, ताकि मेरा जो कैलकुलेटर वाला है, कैलकुलेटर यूज़ करना थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए उसका, और थोड़ा ईएससी से इधर शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेसिक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने 8-10 दिन दिए उसको। तो इसी तरीके से मुझे जिस जो चीज़ चाहिए थी, ईएससी चाहिए थी, तो मैंने ईएससी पे ज़्यादा फोकस किया, गेट पे मैंने फोकस नहीं किया। तो इसी तरीके से मेरे दोस्त बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी कभी कभी फील होता है कि हाँ मेरे अंदर पैशन है, कि जिस चीज़ को लेना है वो मैं अचीव कर सकता हूँ और कर लेता हूँ। तो आपको पैशनेट होना ये इम्पोर्टेंट है। आप जिस चीज आप चाहे कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप कोई जरूरी नहीं है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, अपना करियर किसी फील्ड में परस्यू कर रहे हैं आप, तो आपको पैशनेट होना उस चीज़ के लिए बहुत जरूरी है। आप पैशनेट होंगे तो नंबर एक तो आपको कभी क्या क्या कैसे बोल सकता हूँ मैं, अगर आप पैशनेट रहेंगे तो आप अपने आप से हार्ड वर्क करेंगे, आपको कभी ये नहीं लगेगा कि कोई मेरे को फोर्स कर रहा है। अगर आप पैशनेट है तो हार्ड वर्क में आप कभी चोरी नहीं करेंगे। नंबर 2 ये रहेगा कि अगर आप पैशनेट हैं तो आप कंसिस्टेंट भी रहेंगे, तो आपको एक ड्राइविंग फोर्स मिलता रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप कंसिस्टेंट ऑटोमेटिकली रहेंगे। तो ये जो दो हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, ये दो की होती हैं। अगर आप पैशनेट हैं तो और अपने आप से आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे। और अगर आपको कोई एक एडवाइस देनी होगी एस्पिरेंट्स को, तो आप वो एडवाइस क्या देना चाहेंगे। तो मेरी एडवाइस बस इतनी है कि खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। कुछ लोग बोलते हैं कि आप टॉपर्स बोलते हैं कि 12 घंटे पढ़ता था, 16 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे पढ़ता था। ये कोई गारंटी नहीं होती है कि आप 16 घंटे पढ़ोगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, या फिर आप 10 घंटे पढ़ोगे तो आपका एग्जाम क्रैक होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। 2 घंटे पढ़ने वाले एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है, तो ऐसे कोई गारंटी नहीं है। तो आप जो एक अगर दिन में अगर 2 घंटे या 4 घंटे ही पढ़ रहे हो, तो 4 घंटे आप इफिशियंट पढ़ो उसको। विषय पढ़ने का मतलब है कि आपका ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हो। अभी आपने पढ़ा है, उसके 4 ऊपर लाइन ऊपर की चीज़ आपने अभी जो दो एक 10 मतलब 1 मिनट पहले पढ़ी, आप दोबारा उसको पढ़ रहे हो,
तो वो पता ही नहीं चल रहा है कि हमने पढ़ा हुआ भी है। तो 4 घंटे पढ़ो लेकिन मन लगा के पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो मन लगा के पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो मन लगा के पढ़ो। 10 घंटे बैठे रहने से किताब को पढ़ने पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो आप जितना भी पढ़ रहे हो एफिशिएंट पढ़ो और सॉलिड पढ़ो उसको। और आपको पढ़ना है तो आप अगर जैसे कि बोला है कि आप कर्म करो फल की इच्छा मत करो, आप बस नॉलेज गेन करो। आपका ईएससी है, गेट है, आपके स्टेट एग्जाम्स हैं, आप नॉलेज गेन करोगे तो आपका नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगा। तो नॉलेज हमेशा अपना अ, काम आती है। तो आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो, मगिंग मत करो। ज़्यादा तक मगिंग करोगे तो कितना टाइम आएगा, 1 महीने में भूल जाओगे, 2 महीने में भूल जाओगे। अगर आप समझ के पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ोगे तो आपका ये हमेशा काम रहेगा। जैसे कि अभी अगर बात करी जाए मुझसे, मगिंग का मतलब एक तरीके से ये है कि अगर मैं सब्जेक्ट्स का नाम लेता हूँ, ठीक है, अगर मेरे जितने भी सिविल इंजीनियरिंग जितने सब्जेक्ट्स थे, अगर कोई मुझसे बोलता है कि तुम उन सब्जेक्ट्स के नाम लेके बताओ, तो मुझसे शायद मेरे को नाम याद नहीं आएंगे। उन सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स बताओ, मुझे नाम याद नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई मेरे से पर्टिकुलर आके बोलेगा कि भाई तुमको ये टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्योंकि ये नाम चैप्टर्स के नाम हो गए और ये सब, ये आपकी मगिंग पावर पर डिपेंड करता है। और आपका जो अंदर का जो कंटेंट है, अगर मेरे से कोई बोलेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट अगर मेरे को समझाना है, मैं उसको अच्छे से समझा सकता हूँ। लेकिन मुझे ये पता नहीं रहेगा कि हाँ ये इस चैप्टर का नाम क्या था या ये क्या था। तो बस वही है, आप कॉन्सेप्ट समझो उसका, मगिंग मत करो। और जितना एफिशिएंटली हो सकता है उतना एफिशिएंटली पढ़ो। शॉर्ट नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करो जितना अपना मटेरियल है। और ये अपनी स्ट्रेटजी जो शॉर्ट नोट्स बनाने की, तैयारी कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करना है, अभी मैं शेयर करूँगा। तो बस शॉर्ट नोट्स पढ़ो, रिवीजन करो उसका, और अपना मॉक दो, उसमें उसको मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करो। और एग्ज़ाम से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोग क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले तैयारी तो उनकी अच्छी होती है लेकिन वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते हैं, तो एग्जाम उनका अच्छा नहीं जाता। बोलते हैं कि हमारा तैयारी अच्छा था लेकिन एग्जाम अच्छा नहीं गया। तो ये सब कॉन्फिडेंस का खेल रहता है। तो आप कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करके, कॉन्फिडेंस अगर लेके अगर एग्जाम में जाओगे तो ये गारंटी है कि आपका 5-6% मार्क्स आराम से अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लास्ट के टाइम कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और उससे पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और अपना अपने ऊपर चेक रखो, अपनी गलतियों से सीखो। तो इस तरीके की चीज़ें, ये काफ़ी लंबा हो गया आपको, मतलब एडवाइस, वन एडवाइस पूछा था, मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ। तो वन एडवाइस अगर बोला जाए तो अपने गोल को लेके पैशनेट बनो। अगर पैशनेट बनोगे तो ये बाकी सारी चीज़ें अपने आप उसमें कवर हो जाएगी।